जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भूमि शब्द की परिभाषा और उसके विशेषताओं के उल्लेख के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही कठिन समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी परिभाषा और इसके जो भी विशेषताएं हैं उनको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों कि आपको ये सब्जेक्ट कभी भी कठिन नहीं लगेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले भूमि की परिभाषा देख लेते हैं। तो भूमि की परिभाषा सबसे पहले है, साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ पृथ्वी के ऊपरी सतह से होता है। तो दोस्तों इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि जब कोई कहता है भूमि क्या है, तो लोग कहते हैं कि ये जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है जिस पे हम चलते हैं, जिस पे धान गेहूँ सब उगाया जाता है, तो उसी को पृथ्वी की ऊपरी सतह बोलते हैं। पर अर्थशास्त्र में भूमि शब्द के अंतर्गत प्रकृति से समस्त निःशुल्क पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। अब अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है भूमि, कि भूमि अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसा है कि जो भी पृथ्वी के अंदर भी जो भी मिलता है। अब पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है, जैसे खनिज पदार्थ हो गया दोस्तों, और भी तरह के पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब कहाँ मिलता है, जीवाश्म पदार्थ हो गया, ये सब कहाँ मिलता है, भूमि के अंदर मिलता है। तो अर्थशास्त्र में इसको भी शामिल किया जाता है, ना कि केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह। अब जो नेक्स्ट है, निःशुल्क पदार्थों के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो कि भूमि की सतह के ऊपर मिलती हैं, जैसे वर्षा, वायु, वन, पहाड़, नदी, तालाब, समुद्र आदि। इसके अलावा सतह के नीचे मिलने वाली वस्तुएं जैसे खनिज, गैस, जल स्रोत आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अभी आपको मैंने क्या बताया दोस्तों कि भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं होता, लेकिन इसमें वो सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो भूमि के नीचे भी मिलती हैं, क्योंकि वो भी तो प्रकृति ने आपको मुफ्त में दिया है दोस्तों। उसके लिए प्रकृति ने आपसे कुछ लिया थोड़ी ना है। तो जो है इसका सिंपल आंसर यही होगा कि भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके अंदर स्थित सभी वस्तुओं को भूमि कहते हैं दोस्तों। अब जो यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री के अनुसार देख लेते हैं। तो जो हमारे पहले अर्थशास्त्री हुए हैं प्रो रिकार्डो के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि भूमि प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार है। अब जो नेचर यानी प्रकृति है दोस्तों, उसने भूमि, जल, वायु ये सब क्या दिया, फ्री में दिया है। अब उसने भूमि, जल, वायु के लिए आपसे पैसे थोड़ी ना लिए हैं। वो अलग बात है दोस्तों कि आज के समय में पानी भी बिसलेरी के बोतल में बिक रहा है, लेकिन उससे प्रकृति को कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। वो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बेचना शुरू किया है। पर रिकार्डो कहते हैं कि भूमि प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार, यानी जो भूमि है, जितने भी हमारे ज़मीन है, जल है, वायु है, ये सब प्राकृतिक ने हमें फ्री में दिया है। अब जो इस संदर्भ में प्रो मेयर्स के अनुसार देख लेते हैं। तो प्रो मेयर्स ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि से आशय उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी प्राकृतिक स्रोतों से है। अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि से आशय, तो भूमि से क्या आशय, उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली। अब दोस्तों किसी भी उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, पहली बात चाहिए श्रम, दूसरी चाहिए पूंजी। तो पूंजी दोस्तों, पूंजी तो प्राकृतिक नहीं है, ये तो व्यक्तिगत है, मनुष्यकृत है। और चाहिए भूमि, भूमि चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सब क्या है, हमें उत्पादन के लिए चाहिए होता है। जैसे हम खेत में गेहूँ उगा रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए, जो प्राकृतिक ने हमें निःशुल्क में दिया है। दूसरा हो गया जल, ये भी प्राकृतिक ने निःशुल्क में दिया है। वायु चाहिए, और दोस्तों सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना कोई भी पौधे वृद्धि नहीं करते हैं। तो ये सब प्राकृतिक ने हमें फ्री में दिया है। तो ये उत्पादन की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी प्राकृतिक स्रोतों से है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट हमारे हैं प्रो रिचर्ड के अनुसार। तो प्रो रिचर्ड ने क्या कहा है दोस्तों, उत्पादन के इस उपादान में प्राकृतिक साधन तथा प्राकृतिक शक्ति आती है। तो उत्पादन के इस उपादान में, उपादान मतलब होता है प्रकार या साधन। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से दोस्तों, आप किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए, जैसे गेहूं के उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए, पहले नंबर पे आपको भूमि चाहिए कि आपके पास ज़मीन रहे। अगर जो आपके पास ज़मीन ही नहीं रहेगा तो आप
धान गेहूँ कुछ भी कहाँ उगाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों वो है कि भूमि के साथ साथ पैसा चाहिए। पैसा यानी कि पूंजी, पूंजी चाहिए लगाने के लिए। फिर उसके बाद आपको श्रम बहुत करना पड़ेगा, तो श्रम हो गया तीसरा। और चौथा जो दोस्तों है वो संगठन। आप अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए आपको 8-10 लोगों का ग्रुप चाहिए, या फिर जिसे मजदूर कहते हैं, आप उन्हें रख के काम करा सकते हैं। और इन सब के बाद 5वें नंबर पे आता है कि साहस। आप उस काम को करने का कितना साहस रखते हैं। जैसे धान गेहूँ आप उगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उसमें घाटा हो जाता है। तो वही उद्यमी की पहचान है दोस्तों कि वो लॉस और हानि को दोस्तों क्या करता, हानि और प्रॉफिट को दोस्तों साथ में रखकर चलता है। वो कभी लॉस खाता है तो कभी प्रॉफिट लेता है। तो यही एक उद्यमी की पहचान है। तो वही है उत्पादन के इस उपादान, यानी कि उत्पादन के इस उपादान कौन, भूमि। प्राकृतिक साधन द्वारा तथा प्राकृतिक शक्ति आती है। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चौथा देख लेते हैं प्रो मार्शल के अनुसार। दोस्तों प्रो मार्शल के अनुसार क्या है, सबसे सटीक परिभाषा दोस्तों। अर्थशास्त्र में जो भी परिभाषा देते हैं दोस्तों वो मुझे किसका अच्छा लगता है, प्रो मार्शल के अनुसार जितने भी परिभाषा रहते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि भूमि से हमारा अभिप्राय पृथ्वी की केवल ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन सब पदार्थों या शक्तियों से है जो प्रकृति ने मनुष्य की मदद के लिए निःशुल्क प्रदान की है, जैसे भूमि, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश तथा गर्मी आदि। अब दोस्तों ये जितने भी चीज़ें, जैसे भूमि, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश तथा गर्मी, ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक ने है आपको निःशुल्क प्रदान की है दोस्तों। क्या प्रकृति आपसे इन सब का पैसा लेती है? नहीं दोस्तों। लेकिन आज के समय में लोगों ने पानी को भी व्यापार बना लिया है, भूमि को भी व्यापार बना लिया है। तो पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में सबके पास अधिक अधिक ज़मीनें होती थी। तो समझ गए ना कि आप, मतलब ये जो है पृथ्वी ने निःशुल्क में, जो प्रकृति ने है सब निःशुल्क में दिया, भूमि, वायु, जल, सूर्य। ठीक है, जो अब देख लेते हैं उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों भूमि के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे है भूमि की सतह। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा भूमि की सतह यानी कि भूमि की ऊपरी सतह। अब इसके अंतर्गत भूमि की सतह पर पाए जाने वाले वन, पशु पक्षी, पहाड़, वनोपज, खेत, फसलें, समुद्र, नदियाँ, झीलें एवं इनमें पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु तथा वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है। अब दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जितने भी चीज़ें पाई जाती है, पशु पक्षी, पहाड़, खेत, कुछ भी जो है, फसल, समुद्र, ये सब क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं भूमि की विशेषताएं एवं लक्षण। तो भूमि की कुछ ऐसी विशेषताएं जो प्रायः किसी अन्य उत्पत्ति के साधन में नहीं पाई जाती। भूमि की विशेषताएं इस तरह हैं। तो दोस्तों भूमि की कुछ विशेषताएं जो किसी अन्य उत्पत्ति के साधन में, यानी कि पूंजी में उत्पत्ति का साधन कौन कौन हो गया, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन और उद्यम दोस्तों, तो इनमें नहीं पाई जाती, केवल भूमि में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, भूमि सीमित मात्रा में है। तो सीमित का मतलब क्या होता है, लिमिटेड है दोस्तों भूमि। अब सब आप देख सकते हैं कि भूमि दोस्तों क्या है कि सबके पास सीमित मात्रा में, सीमित मतलब कि जो किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो वही सीमित मात्रा हो गया। तो देखिए उत्पाद यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्पत्ति के अन्य साधनों में वृद्धि हो सकती है। अब उत्पत्ति के अन्य साधन कौन कौन से हैं, पूंजी, श्रम। तो पूंजी श्रम में वृद्धि की जा सकती है। आपके पास पूंजी है तो आप श्रम में भी वृद्धि कर सकते हैं मजदूरों को रख के। लेकिन भूमि की वृद्धि आप कहाँ से करेंगे, जैसे परंतु भूमि का क्षेत्र निश्चित होने से भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर जो दोस्तों आपके पास मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, तो आप वो रबड़ थोड़ी ना कि आप उसको खींच के बड़ा कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे पैसे से खरीदने की बात नहीं हो रही। आपको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, भूमि का क्षेत्र निश्चित होने से भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर जो आपका 1 बीघा है, आपके पास मान लीजिए 1 बीघा निश्चित है, तो आप उसको खींच के या काट के या छोटा करके आप उसको 2 बीघा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भूमि का क्षेत्र निश्चित होने से भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा भूमि के धरातल को घटा बढ़ा नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्य कितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वो भूमि के धरातल यानी ज़मीन को घटा बढ़ा नहीं सकता। पृथ्वी के गर्भ में पड़े खनिज जैसे कोयला, लोहा, सोना आदि को
घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अब दोस्तों जो भी जीवाश्म पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, उन्हें बनने में लगभग करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। तो वही कह रहा कि पृथ्वी के गर्भ में पड़े खनिज जैसे कोयला, लोहा, सोना आदि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ हैं या जीवाश्म पदार्थ हैं वो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि बनने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। तब तक मनुष्य का अस्तित्व भी मिट जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों हेडिंग है भूमि प्राकृतिक उपहार है। इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि भूमि का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। भूमि तो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क मतलब फ्री होता है। भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु पूंजी खर्च करनी पड़ती है। अब पूंजी क्या है दोस्तों? उत्पत्ति का साधन है एक। परंतु समाज ने प्रारंभ में भूमि को प्राप्त करने के लिए कोई त्याग नहीं किया। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से भूमि का क्रय विक्रय होने से उसका मूल्य है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। अब देखिए इसमें जो समझने वाली बात यही है कि जो है भूमि का क्रय विक्रय यानी कि भूमि को खरीदना बेचना होने से उसका मूल्य है। अब देखिए जब भूमि को आप खरीदेंगे बेचेंगे तो उसके तो पैसे आपको मिलते हैं ज़रूर। यदि आप बेचते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, यदि आप खरीदेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सामाजिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। सामाजिक दृष्टि से भूमि कैसा है? प्रकृति द्वारा निःशुल्क यानी कि फ्री में दिया गया उपहार है। उपहार मतलब होता है तोहफा, जो फ्री में मिल जाता है दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमि अविनाशी है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह है दोस्तों प्रो मार्शल के अनुसार कि भूमि अविनाशी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब भूमि अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। भूमि का निरंतर उपयोग होने से इसकी उर्वरा शक्ति अवश्य कम हो जाती है। अत्यधिक वर्षा तथा भूकंप से पानी के भूभाग पर पानी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ से कहने का क्या तात्पर्य है कि जब आप भूमि पर खेती करते हैं तो उसके अंदर जो उर्वरक होती है यानी कि जो किसी धान गेहूं को पैदा करने की क्षमता होती है दोस्तों, उसकी वो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, लेकिन भूमि नष्ट नहीं होती। क्योंकि आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा दोस्तों, द्रव्य संरक्षण का नियम है कि मनुष्य ना तो किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकता है ना ही उसे नष्ट कर सकता है, बस एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों ये भौतिक विज्ञान का नियम है कि मनुष्य किसी चीज़ को ना तो बना सकता है ना ही नष्ट कर सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। देखिए यहाँ पे भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। दोस्तों उत्पादन का जो सक्रिय साधन कौन सा माना जाता है? केवल श्रम माना जाता है। अब निष्क्रिय साधन इसलिए है दोस्तों क्योंकि भूमि स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती। उत्पादन कार्य के लिए भूमि के साथ श्रम तथा पूंजी का होना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अब भूमि अगर जो आपके पास है, मान लीजिए आपके पास एक एकड़ खेत है दोस्तों, तो आप उसको छोड़ देंगे तो उस भूमि पे थोड़ी ना कुछ उगेगा दोस्तों। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि भूमि स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती। उत्पादन के कार्य के लिए भूमि के साथ श्रम तथा पूंजी का होना जरूरी है। अब चलिए मान लीजिए आपके पास खेत है, तो आप उसमें कुछ उगाना चाहते हैं। तो पहले उगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने से क्या होता है दोस्तों, जब आपके पास पूंजी यानी पैसा ही नहीं रहेगा तो आप उसके लिए बीज या फिर कीटनाशक ये सब कहाँ से खरीदेंगे दोस्तों? इसे खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो इसलिए पूंजी भी बहुत ज़रूरी है। अब तात्पर्य यह है कि भूमि स्वयं उत्पादन नहीं करती। अब दोस्तों आप भूमि को ऐसे ही छोड़ देंगे तो भूमि क्या करेगी? उस पर खरपतवार उगेंगे और भूमि परती हो जाएगी, जिसे मतलब भूमि को छोड़ देने पर भूमि परती हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं उगेगा सिवाय खरपतवार के। तो वही तात्पर्य यह है कि भूमि स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती। मनुष्य अपने श्रम एवं अन्य साधनों के सहयोग से भूमि को उत्पादन कार्य में लगाता है। तो मनुष्य क्या करता है? अपने श्रम से और पूंजी या कुछ भी हो गया दोस्तों, संगठन हो गया, इन साधनों के सहयोग से भूमि को उत्पादन कार्य में लगाता है। इस तरह भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। भूमि का उत्पादन कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। सक्रिय साधन क्या होता है? श्रम होता है। भूमि अगतिशील है। इसका मतलब ये है कि उत्पत्ति का साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसकी गतिशीलता कहलाती है। श्रम, पूंजी, प्रबंध तथा साहस एक स्थान से दूसरे स्थान को आ जा सकते हैं।
अब देखिए जो श्रम है वो तो भाई आप कहीं भी जाओगे, आपके पास अगर जो पूंजी रहेगी तो आपको वहाँ पे मज़दूर मिल जाएंगे। तो मज़दूर क्या करेंगे? श्रम करेंगे। तो आप ये आज बिहार में हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जाइए तो आप वहाँ भी श्रम पूंजी आपको मिल जाएगी। और साहस भी दोस्तों कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन जो भूमि है, जैसे आपके घर के सामने या आपका घर है दोस्तों, तो आप चाहें कि मैं अपने घर को उठा के बेंगलोर में या महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दूं तो ऐसा संभव नहीं है। तो वही है कि भूमि अगतिशील है, भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन भूमि अगतिशील है, भूमि को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान ले जाना संभव नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भूमि स्थिर है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना संभव नहीं है। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, भूमि में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों भूमि के सभी टुकड़े समान उपजाऊ नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों, भूमि के सभी टुकड़े उपजाऊ नहीं होते, इसका तात्पर्य ये है कि देखिए अपने भारत में लगभग 7 से 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे दोमट मृदा हो गया दोस्तों, काली मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई। तो क्या है दोस्तों, सभी एक ही तरह से उपजाऊ नहीं होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि किसी जगह पे जैसे आप बलुई मिट्टी में करेंगे तो आप वहाँ पे धान की खेती नहीं कर सकते, लेकिन आप जलोढ़ मिट्टी में या दोमट मिट्टी में करेंगे तो वहाँ धान की खेती हो जाएगी। तो वही कहने का तात्पर्य है कि सभी टुकड़े जो समान उपजाऊ नहीं होते, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। किसी स्थान की भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब किसी भूमि पर आप खेती करते हैं, वहाँ पे कहीं कहीं ज़्यादा उपजाऊ होता है तो दूसरे स्थान पर रेगिस्तान होते हैं। अब रेगिस्तान में आप कुछ भी उगाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी उगना संभव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रेगिस्तान होते हैं। गंगा सिंधु के मैदान की भूमि तथा राजस्थान की भूमि में बहुत अंतर है। अब जो गंगा सिंधु के पास भूमि पाई जाती है, यानी कि नदी के पास जो भूमि होती है दोस्तों, वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसमें धान गेहूँ बहुत ही अच्छे से उगता है। लेकिन जो राजस्थान, यानी राजस्थान में कैसी भूमि है? रेतीली भूमि है, रेगिस्तान है, तो राजस्थान की भूमि में बहुत अंतर है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे जो भी मैंने पढ़ाया दोस्तों। तो आप वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।